क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। तो यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ये 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखेंगे आप सभी सामाजिक विज्ञान के सबसे टॉप 50 प्रश्नों को। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख लिया है आप सभी के लिए, और आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पता चल सके इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई? 1788 में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1787 ईस्वी में? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई मेरे प्रिय विद्यार्थियों? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। यहां पर पहला विकल्प जो है नहीं सही है, यहां पर दूसरा वाला सही है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यहां पर पहला है विकल्प भारत, दूसरा विकल्प है फ्रांस, तीसरा है विकल्प जर्मनी, चौथा है विकल्प इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस देश से हुआ। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यहां पर पहला विकल्प दिया है नेपोलियन की, दूसरा विकल्प है ऑटोवान बिस्मार्क की, तीसरा विकल्प है ज्यूसेppe की, या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क की। दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा है यहां पर, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा विकल्प है खिलाफत आंदोलन, और चौथा विकल्प क्या है? चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। जब भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, उसी के कारण ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? किस कारण से असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। यहां पर पहला विकल्प सही है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और साथ ही अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। यदि आप भी लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में 70 में से 70 अंक, तो आपको नोट्स बनाना होगा, आपको रिवीजन करना होगा, तभी आप ला पाएंगे 70 में से 70 या 65 प्लस अंक। अगला प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, और प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
पहला विकल्प दिया गया है 1882 ईस्वी में, दूसरा है विकल्प 1884 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1885 ईस्वी में। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? यहां पर पहला विकल्प है 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1930 और चौथा है 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न के विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा विकल्प है शरत चंद्र चटर्जी और चौथा विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे या लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 यहां पर आप देख पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है और यदि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेते हैं तो 100% यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। प्रश्न संख्या 8 यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? पहला विकल्प है 1919 ईस्वी, दूसरा है 1924 ईस्वी, तीसरा है 1929 ईस्वी और चौथा है 1934 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। कब? 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पहला विकल्प है खनन क्रिया, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अत्यधिक सिंचाई और चौथा विकल्प क्या है? अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें का सही विकल्प कौन सा है? अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी? यदि प्रश्न में दिया हो कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है तब भी उत्तर वही होगा। और यदि प्रश्न आया हो कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है तो चाहे सोपानी लिखा हो या सीढ़ीदार लिखा हो दोनों एक ही चीज हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर विकल्प क्या है? पहला है विकल्प पंजाब, दूसरा है विकल्प उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है दिए गए विकल्पों में से किस से चिपको आंदोलन संबंधित है? पहला विकल्प है मृदा संरक्षण, दूसरा विकल्प है वन संरक्षण, तीसरा विकल्प है जल संरक्षण और चौथा विकल्प है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण से। यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है सही है क्योंकि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?
यह वन संरक्षण से संबंधित था, यानी वनों के कटाव को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। आपको ध्यान में रखना है, यदि प्रश्न आ जाए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो उत्तर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है काली मिट्टी, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है काली मिट्टी। याद करने की ट्रिक क्या है? कपास में पहला अक्षर का है और काली में पहला अक्षर का है। का से कपास और का से काली मिट्टी। इस तरीके से भी आप जुगाड़ से याद कर सकते हो। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है या सबसे उचित मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प दिया गया है लौह अयस्क के लिए, दूसरा विकल्प है तांबा के लिए, तीसरा विकल्प है बॉक्साइट के लिए और चौथा विकल्प है कोयला के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है कोयला के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन लिखा हो या बंदरगाह लिखा हो? कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट में स्थित है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कांडला, दूसरा विकल्प है कोची, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह देश के किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेंगे और इनका आंसर भी रट लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला विकल्प है उर्दू, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है। यहां पर आप देख पाएंगे मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो मैंने कहा आप सभी से कि 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे और जो भी महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न होंगे उनसे भी रिलेटेड मैं आपको क्रमशः वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? यहां पर प्रश्न का पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है विद्रोह की, दूसरा विकल्प है शांति की, तीसरा विकल्प है अश्वेत शक्ति की और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वेत शक्ति की। राइट आंसर क्या है? अश्वेत शक्ति की। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है?
सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक और चौथा विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्रक। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1 जनवरी 1993 में, दूसरा है 1 जनवरी 1995 में, तीसरा है 1 जनवरी 1990 में और चौथा है 1 जनवरी 1985 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 में। यहां पर जो दूसरा विकल्प है यह सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। प्रश्न संख्या यहां पर 20 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प दिया गया है 1982 ईस्वी में, दूसरा है यहां पर 1984 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1985 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1986 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21 है। यहां पर नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यहां पर पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है विकल्प सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है शरत चंद्र चटर्जी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। और अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। यहां पर राइट आंसर है 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भूमि एक संसाधन है, यानी भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 25 है यहां पर। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 100% यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लिया है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। 2023 की बोर्ड परीक्षा में यदि आप भी लाना चाहते हो 70 में से 65 प्लस अंक, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को शेयर भी कर देना। यहां पर प्रश्न संख्या 26 है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और प्रश्न संख्या 27 है कि
फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। यहां पर आप देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 28 है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। मैंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताया है, आप ध्यान दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है और इसका क्या कारण है, यानी इस आंदोलन को चलाने के क्या कारण थे। प्रश्न संख्या 30, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 31 है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है और इसके दो प्रमुख कारण भी बताइए। प्रश्न संख्या यहां पर 32 क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है। और प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। जल दुर्लभता क्या है और इसके प्रमुख मुख्य कारण क्या हैं। अगला है प्रश्न संख्या 34, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। और प्रश्न संख्या 35 है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न संख्या 36 है, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रश्न आ जाए कि गन्ना की खेती के लिए या धान की खेती के लिए, तो आप गन्ना और धान की खेती के लिए जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में या किसी भी क्वेश्चन बैंक में, उससे आप जरूर तैयार कर लेना, या आपके पास गाइड है उससे भी तैयार कर लेना। अगला प्रश्न संख्या 37 है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 38 है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 39 है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और प्रश्न संख्या 40 है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 41 है, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ। और प्रश्न संख्या 42 है कि लोकतंत्र क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है, इसकी कोई एक विशेषता लिखिए। प्रश्न संख्या 43 है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। अगला प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। और प्रश्न संख्या 46 है, अल्प रोजगार किसे कहते हैं। और इसके बाद प्रश्न संख्या 47 है, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 48 है, यहां पर वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 50 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहां पर मैंने आपको आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न, जी हां, सामाजिक विज्ञान के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो 50 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को
आपको बताया है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। यदि आपका भी टारगेट है 90% प्लस तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।